दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। 4 राज्यों के चुनावी नतीजे सबके सामने आ गए। वो 4 राज्य जिन 4 राज्यों में पिछली बार 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी, जबकि एक राज्य में भारत राष्ट्र समिति, जो उस वक्त तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम से जानी जाती थी, उस पार्टी ने जीत दर्ज की थी। और इन 4 राज्यों में कुल लोकसभा सीटों की संख्या को देखें तो ये 82 सीटें हैं, 82 लोकसभा सीट। और 82 लोकसभा सीटों में से 66 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं। बावजूद इसके कि इन चारों में पिछली बार जब 2019 का लोकसभा चुनाव हो रहा था, तब कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। खासकर उन 3 राज्यों के बारे में चर्चा करें जिन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। पिछली बार कहीं नहीं जीत मिली थी, बावजूद विधानसभा चुनाव के 4 महीने बाद 65 में 62 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और पिछले कई लोकसभा चुनाव के ट्रेंड को देखें तो ये तीनों राज्य भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोकसभा के मामले में एक तरफा झुके हुए हैं। तो इस लिहाज से यदि हम आकलन करें तो ये साफ दिखाई देता है कि इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी जीत नरेंद्र मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में, जो अब से 4 महीने बाद होने वाले हैं, वहां कोई मदद करने की स्थिति में नहीं है। किसी प्रकार से नरेंद्र मोदी की चुनावी सफलता में कोई अतिरिक्त योगदान दे पाने की स्थिति में नहीं है। और पूरी संभावना इस बात की थी कि इन तीनों राज्यों में यदि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत भी जाती, तब भी लोकसभा में 65 में कम से कम 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी की ही होती। कोई उसे रोकने नहीं जा रहा था। ट्रेंड यही है, इन तीनों राज्यों के चुनाव का माहौल कई चुनाव से यही है। और इस बार का भी फीडबैक यही था कि विधानसभा में चाहे जो हो जाए, लोकसभा में इन तीनों राज्यों में लोग नरेंद्र मोदी के साथ हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी इन तीनों राज्यों के चुनावी नतीजे के बाद ऊपर से तो खुश दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी की खुशी क्यों गायब है? सवाल बड़ा है। सवाल इसलिए भी बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल 2014 और 2019 के उन चुनावी नतीजों को देखती है जिसमें नरेंद्र मोदी के लिए एक बार सत्ता नसीब होने का कारण बनी, तो दूसरी बार नरेंद्र मोदी की सत्ता में वापसी की बुनियाद तैयार करने का कारण बनी। और इन 3 राज्यों की सीटें दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक फिक्स डिपॉजिट हुआ करती है, जो हर हाल में उसे मिलनी ही है। 50 सीट गिरते पड़ते 65 में मिल ही जानी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए इसमें एक खुला संदेश है। कांग्रेस पार्टी इन चुनावी नतीजों से ना तो बहुत उत्साहित हो सकती है और ना ही बहुत ज्यादा निराश हो सकती है। राज्य स्तर के कांग्रेसी भले ही निराश हो जाए, लेकिन अंततः मल्लिकार्जुन खड़गे को दिल्ली की सत्ता चाहिए, राहुल गांधी को दिल्ली की सत्ता चाहिए। जिस आमूलचूल परिवर्तन की बात, जिस लड़ाई की बात भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी कर रहे थे, वो अगर कमलनाथ को सत्ता मिल भी जाती कोई फर्क नहीं पड़ना था। वो अशोक गहलोत को सत्ता फिर से मिल जाती कोई फर्क नहीं पड़ना था। भूपेश बघेल को फिर से सत्ता मिल जाती कोई फर्क नहीं पड़ना था। और जहां फर्क पड़ना था वहां ये तीनों लोग सत्ता में आने के बाद भी लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के लिए भारतीय जनता पार्टी को रोकने में मददगार हो पाते, इस बात की भी दूर दूर तक संभावना नहीं थी। बात तेलंगाना की भी करते हैं। तेलंगाना की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को देखकर साफ साफ जाहिर होता है कि तेलंगाना के रास्ते भारतीय जनता पार्टी जो दक्षिण भारत में अपने प्रवेश द्वार को कर्नाटक में बंद होने के बाद किसी दूसरे रास्ते से खुला रखना चाहती थी, उस पर अब तकरीबन विराम लग चुका है। 29 लोकसभा सीटें, जी हां, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को जो 303 लोकसभा सीटें मिली, उसमें 29 लोकसभा सीटें दक्षिण भारत से आई। और उस 29 लोकसभा सीटों में 25 कर्नाटक की, 4 तेलंगाना की। स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से डीके शिव कुमार ने मोर्चा संभाला है, जिस प्रकार से दक्षिण के प्रवेश द्वार पर भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाया है, और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लिए दक्षिण भारत का किला, इंडिया गठबंधन के लिए दक्षिण भारत का किला, उसे अभेद बनाने का काम जो डीके शिव कुमार ने किया है, ये असली परेशानी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लिए है, अमित शाह की चुनावी रणनीतियों के लिए है। तो आखिर दक्षिण की 130 सीटें हटा देते हैं, बिहार महाराष्ट्र की 88 सीटें हटा देते हैं, बंगाल की 42 सीटें माइनस कर देते हैं, उड़ीसा की 21 सीटें माइनस कर देते हैं, पंजाब की 13 सीटें माइनस कर देते हैं,
तो भारतीय जनता पार्टी क्या इस देश में मौजूदा दौर में सिर्फ 272 लोकसभा सीटों में से 272 लाने की कोशिश करेगी या उसमें से 250 लाने की कोशिश करेगी? यह दरअसल बीजेपी की असली चिंता है। कांग्रेस पार्टी की चुनावी हार कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय हो सकती है, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में बदलाव की उम्मीद रखने वाले इस देश के मतदाताओं के लिए चिंता का कोई विषय नहीं है। आपदा में अवसर भारतीय जनता पार्टी ढूंढती रही है, लेकिन आपदा में अवसर अब ढूंढने का अवसर विपक्ष के पास है। विपक्ष के पास किस तरह से आपदा में अवसर ढूंढने का अवसर है, जरा इसे परत दर परत अगर खोलते चले तो ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा लोकसभा चुनाव तक के लिए सरकारी कर्मचारियों की मंशा पर तुषारापात कर गया। कोई उम्मीद नहीं है कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर भारतीय जनता पार्टी अब आगे बढ़ेगी। राजस्थान में जो ओल्ड पेंशन स्कीम मिली है, छत्तीसगढ़ में जो मिली है, स्वाभाविक है सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी झेलने के लिए लोकसभा चुनाव के पहले तो भारतीय जनता पार्टी वापस नहीं करेगी, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई कमिटमेंट नहीं है। उसके संकल्प पत्र में इसकी कोई चर्चा तक नहीं थी। इससे साफ है कि लोकसभा चुनाव में सरकारी कर्मचारियों को मुगालते में रखकर पूरी संभावना है कि उनके वोट भी विधानसभा चुनाव की तरह हासिल कर लिए जाए और इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जिस अनुपात में विधानसभा सीटें इन तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी को मिली है, उस अनुपात में यदि लोकसभा सीटें कांग्रेस को मिल गई तो इन तीनों राज्यों में चुनाव जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। अतः यह सुनिश्चित करने के लिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम अशोक गहलोत ने दी, भूपेश बघेल की सरकार ने दी, उससे छेड़छाड़ लोकसभा चुनाव तक यानी अगले 5 महीनों तक भाजपा की बनने वाली सरकार वहां नहीं करेगी। अशोक गहलोत ने आज ट्वीट में भी उसे बनाए रखने की अपील की है। खैर, यह सिर्फ एक मुद्दा है। किसानों की एमएसपी दूसरा मुद्दा है, अग्निवीर दूसरा मुद्दा है, और ये सारे मुद्दों के ऊपर लोगों को अशोक गहलोत से शिकायत नहीं थी, लोगों को शिवराज सिंह चौहान से शिकायत नहीं थी, लोगों को केसीआर से शिकायत नहीं थी, लोगों को भूपेश बघेल से शिकायत नहीं थी। सबकी शिकायत नरेंद्र मोदी से है। लेकिन बावजूद इन सारी शिकायतों के नरेंद्र मोदी के पक्ष में जो बातें जाती है वो बात यही है कि इन 4 में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हिंदुत्व आज भी मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी को डर किससे लगता है? भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है जाति की बात से, जाति जनगणना से, कम्युनिटी से जुड़ी हुई आइडेंटिटी, सामुदायिक चेतना के, कम्युनिटी कॉन्शसनेस के सर उठाने से। और राहुल गांधी जाति जनगणना की बातें करते रहे, सबने देखा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात राहुल गांधी करते रहे। लेकिन क्या यह बात किसी ने कमलनाथ के मुंह से सुनी? नहीं सुनी। मध्य प्रदेश में माहौल नजर आ रहा था कांग्रेस के पक्ष में, बावजूद कमलनाथ ने इस मुद्दे पर कहीं भी कोई कमिटमेंट अपनी तरफ से जाहिर नहीं किया, दिग्विजय सिंह ने जाहिर नहीं किया। तो इस परिस्थिति में चुनाव जीत लेना उस राज्य में, जिस राज्य में अल्पसंख्यक मतदाताओं का, मुस्लिम वोटरों का प्रतिशत सिंगल डिजिट में हो। राजस्थान 10% नहीं है मुसलमान वहां, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वहां भी सिंगल डिजिट में है, गुजरात में भी सिंगल डिजिट में है। तो इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए फिलहाल की परिस्थितियों में कोई उसे रोकने वाला नहीं है, चाहे भाजपा केंद्र में सत्ता में आए या ना आए। दिक्कत बीजेपी को होती है तो उन राज्यों में होती है जहां पर अल्पसंख्यक मतदाता बहुत बड़ी संख्या में है। 15%, 20%, 18%, 17%, 14% इस तरह से है। मसलन पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो बैंड बजी हुई है, वहां से यदि लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो बिहार की 17 सीटें, 2019 की सीटों की बात कर रहा हूं, बिहार की 17 सीटें, बंगाल की 18 सीटें, महाराष्ट्र की 23 सीटें, कर्नाटक की 25 सीटें, हरियाणा में जहां पहलवान आंदोलन का भी असर है तो किसान आंदोलन का भी असर है, कम्युनिटी कॉन्शसनेस यानी सामुदायिक चेतना का भी असर है, तो आरक्षण और जाति जनगणना के मुद्दे का भी असर है। उस राज्य में 10-0 का स्ट्राइक रेट। दिल्ली, जीएसटी से परेशान तबका, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिलने से परेशान तबका, 8वां भी वेतन आयोग नहीं आने की सार्वजनिक घोषणा किए जाने से परेशान तबका, यह 7-0 भारतीय जनता पार्टी को दोबारा नहीं होने देगा। दिल्ली का वोटर
अपने मुद्दों के आधार पर मतदान करता है। दिल्ली के वोटर को कोई मतलब नहीं है कि नरेंद्र मोदी सत्ता में बैठ रहे हैं या मल्लिकार्जुन खड़गे बैठ रहे हैं या नीतीश कुमार बैठ रहे हैं। दिल्ली के वोटर को मतलब है तो अपनी बिजली पानी से, दिल्ली के वोटर को मतलब है तो जीएसटी का रेट कैसे रैशनल हो, दिल्ली के वोटर को मतलब है तो ओल्ड पेंशन स्कीम कैसे मिले, दिल्ली के वोटर को मतलब है तो 8वां वेतन आयोग कब आता है, सरकारी वैकेंसियां कब आता है, सरकारी बाबुओं के शहर दिल्ली, छोटे व्यवसायियों के शहर, खुदरा व्यवसायियों के शहर दिल्ली, झुग्गी बस्तियों के शहर दिल्ली और दक्षिण दिल्ली की पॉश कॉलोनियों का शहर यदि माने, जिस पॉश कॉलोनी को लेफ्ट लिबरल रुझान की वजह से मोटे तौर पर टुकड़े टुकड़े गैंग और खान मार्केट गैंग की संज्ञा दी जाती है, तो उसके शहर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाएं जो ध्वस्त होती जा रही है। इन 3 राज्यों के चुनावी नतीजों से न तो भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी की सत्ता बचाने के लिए कोई मदद मिलनी है और न ही वहां से सत्ता यदि नहीं भी मिलती, चुनाव में हार भी हो जाती तो कोई मदद मिलती। कांग्रेस के लिए सुकून एक राज्य से जरूर आया है, वो राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में प्रति व्यक्ति आय सभी बड़े राज्यों को देखें तो सबसे ज्यादा है। कैश की कमी नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी आर्थिक झंझावातों से बुरी तरह जूझ रही थी। कांग्रेस के कैंडिडेट से बात करने पे पता चलता था कि समय पर उन्हें पैसे भी नहीं मिल पा रहे थे कि वो ढंग से चुनाव लड़ पाए। अब कम से कम तेलंगाना हाथ में है, अब कम से कम कर्नाटक हाथ में है। अब कांग्रेस पार्टी ये रोना नहीं रो सकती कि कांग्रेस पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। तमिलनाडु जैसा पर कैपिटा जीडीपी पे बहुत बड़ा स्टेट माना जाने वाला स्टेट भी इंडिया गठबंधन के पास है। बीजेपी के पास क्या है? और भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई इस देश में 180 लोकसभा सीटों तक पहुंच जाएगी? आइए इसे परत दर परत पड़ताल करते हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम, भारतीय जनता पार्टी के 3 मजबूत गढ़, 120 लोकसभा सीटें। बहुत अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीतेगी? 95 से 100 सीटें, उससे ऊपर नहीं जा सकती। अगर बहुत बेहतर स्थिति हुई तो 95 से 100 सीटें। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में 60 सीटें, 62 सीटें मिली थी 65 में, कितनी जीतेगी? 50 से 62 के बीच में फिर से जीतेगी। कुल जमा 150 सीटों की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की इन 6 राज्यों से बन रही है। उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। 160 की स्थिति पिछली बार भी थी, 150 से 160 की स्थिति फिर बन रही है। लेकिन इस देश में 40 लोकसभा सीटें और कहां से आएगी जिससे भारतीय जनता पार्टी 200 की संख्या तक पहुंच पाए? ये सबकी समझ से परे है। दिल्ली बीजेपी के हिंदुत्व के साथ चलने को तैयार नहीं है। उसे पेंशन भी चाहिए, उसे एर्थ पे कमीशन भी चाहिए और उसे जीएसटी में राहत भी चाहिए। हरियाणा 10-0 के स्ट्राइक रेट वाला राज्य बीजेपी के साथ चलने को तैयार नहीं है। उसे किसानों के साथ भी न्याय चाहिए तो पहलवानों के लिए भी न्याय चाहिए। हिमाचल प्रदेश, वो भी मौजूदा दौर में पूरी तरह से बीजेपी के साथ चलने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र बीजेपी के साथ चलने से कब का मना कर चुका है। सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी स्टेपनी की भूमिका में है, भारतीय जनता पार्टी ड्राइवर सीट पर नहीं है। और स्टेपनी की भूमिका भी कब जनता स्टेपनी बदल दे कोई नहीं जानता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिनके हाथ में ड्राइवरी है, कब उनकी जगह ड्राइवरी दूसरे को देनी पड़े, वो परिस्थिति आती हुई दिखाई दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी मशक्कत में लगी है कि चुनाव के पहले जो गुस्सा है, उस गुस्से को देखते हुए ड्राइवरी खुद ना लेनी पड़े। सोचिए, राज्य की सत्ता के लिए लोग लालायित रहते हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए लोग लालायित रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी लालायित नहीं है। अंदाजा लगा सकते हैं क्या परिस्थितियां हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में भारतीय जनता पार्टी को किस हाल पर करके छोड़ा है, ये कहने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व की जड़ में मट्ठा डाला है, न वहां कोई हिंदू दिख रहा है, न वहां कोई मुसलमान दिख रहा है। वहां अलग अलग कम्युनिटी कॉन्शसनेस सब में दिख रही है। न हिंदुत्व की धार वहां चल रही है और न ही कोई दूसरी चुनावी धारा वहां चल रही है। वहां सिर्फ एक चीज चल रही है कि किस कम्युनिटी का वोट कितना है और किस कम्युनिटी के व्यक्ति को कहां से कौन टिकट देगा। उस हालात में भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार वाटरलू बना हुआ है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। विपक्ष के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। आज की तारीख में आप कह सकते हैं
कांग्रेस पार्टी को 3 राज्यों में बड़ी चुनावी हार मिली है। राज्य सरकारें सत्ता में होती है तो मोराल बूस्टअप होता है, मनोबल ऊंचा रहता है। पिछली बार भी ये तीनों राज्य सरकारें मिली थी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की। कमलनाथ, भूपेश बघेल और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद पर थे। एक बमुश्किल अपने बेटे को जिता पाए और एक तो अपने बेटे को भी नहीं जिता पाए। तभी जाकर 65 में 62 का स्कोर भाजपा के पक्ष में गया था। लिहाजा दिल्ली में ढोल बजाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आज भले ही मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी दरअसल आज की तारीख में इस चिंता में दुबली हुई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी 200 का आंकड़ा पार करेगी या नहीं। 180 सीट तक भी पहुंचेगी तो कैसे पहुंचेगी लोकसभा में। हालात विकट है। हालात विकट इसलिए है क्योंकि हिंदी भाषी भारत में भी अब वो पूरी तरह से नहीं है। दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका। डीके शिव कुमार के हाथ में जब कमान चली गई तो फिर वहां पर किसी दूसरे चाणक्य और दूसरे मैनेजमेंट गुरु के प्रवेश की संभावना स्वतः ही खत्म हो जाती है। महाराष्ट्र में जब सबसे बड़े चाणक्य बैठे हुए हैं, एक ऐसे चाणक्य जिन्हें अपनी पार्टी की टूट फूट से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ऐसे चाणक्य जो आज की तारीख में जनमत को साथ लेकर चल रहे हैं और उसी पर फोकस कर रहे हैं। पार्टी में कौन आया, कौन गया, कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन किधर जाकर डिप्टी सीएम बनेगा, कौन किसका बेटा ये कहेगा कि कब तक आप डिप्टी सीएम बनते रहोगे, कोई मतलब नहीं है शरद पवार को। शरद पवार को साफ दिखाई दे रहा है कि बारिश में भीगती हुई तस्वीरें और उसके पीछे खड़ा जनसैलाब, यही महाराष्ट्र की असली पूंजी है इंडिया गठबंधन के लिए। लेकिन बात कांग्रेस पार्टी की जाए और संक्षेप में बातों को रखने की कोशिश की जाए तो 2 बातें साफ नजर आती है। पहली बात, कांग्रेस पार्टी हारी है, इंडिया गठबंधन जीती है। और दूसरी बात, इंडिया गठबंधन को अब और ज्यादा समन्वय के साथ काम करना होगा। इंडिया गठबंधन को चुनाव के पहले संयोजक का मसला हल करना होगा। इंडिया गठबंधन को संयोजक बना करके अघोषित चेहरे की तरह सामने रखना होगा। नीतीश कुमार ही वो चेहरा दिखाई देते हैं जिस चेहरे के इर्द गिर्द परिवारवाद और भ्रष्टाचार के दोनों नरेंद्र मोदी के नैरेटिव कहीं ना कहीं फेल होते नजर आते हैं। पिछड़े वर्ग का नरेंद्र मोदी खुद को कहते हैं, पिछड़े वर्ग का कार्ड भी नीतीश कुमार के सामने फेल होता हुआ नजर आता है। आखिर चुनावी लड़ाई जो लड़ी जानी है वो बिहार और महाराष्ट्र में नहीं लड़ी जानी है। बिहार और महाराष्ट्र का नतीजा पहले से लोगों को पता है, कर्नाटक का नतीजा पहले से लोगों को पता है, बंगाल उड़ीसा का नतीजा पहले से लोगों को पता है, पंजाब का नतीजा पहले से लोगों को पता है, तमिलनाडु का नतीजा और केरल का नतीजा पहले से लोगों को पता है। और महाराष्ट्र के बाद गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन चारों राज्यों के लोकसभा चुनाव के नतीजे भी लोगों को पता है कि ये चारों राज्य तो 2-4 सीटें घट भले ही जाए लेकिन रहेगी भारतीय जनता पार्टी के पाले में ही। लोकसभा चुनाव में भी असली बैटल जो लड़ा जाना है वो उत्तर प्रदेश और दिल्ली में लड़ा जाना है, हरियाणा में लड़ा जाना है। और इस लड़ाई के लिए इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी का रुख कितना लचीला है, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के साथ कांग्रेस का समन्वय कितना बेहतर है, अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस का समन्वय कितना बेहतर है। और सबसे बड़ी बात कि जाति जनगणना की बातें करने के दौर में स्ट्रेटेजिक तरीके से जनरल कैटेगरी के सामान्य वर्ग के कैंडिडेट आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में पूरे समन्वय के साथ स्ट्रेटेजिक तरीके से किस मजबूती से उतारे जाते हैं, इसी पर भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व की धार भी तय होनी है। और उस चुनावी हिंदुत्व की धार में अब कितना तेल बचा है, कितना ऑक्सीजन बचा है, यह भी तय होना है। और साथ साथ ये भी तय होना है कि 2024 में सत्ता का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता करेगा या इंडिया गठबंधन का कोई कार्यकर्ता करेगा, यह भी तय होना है। अब यह तय नहीं होना है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे कि राहुल गांधी बनेंगे। आज के चुनावी नतीजों का सबसे बड़ा सबक यही है कि मुद्दा अब नरेंद्र मोदी नहीं है, मुद्दा अब राहुल गांधी नहीं है। आज के चुनावी नतीजों का जो सबसे बड़ा सबक है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी 200 के नीचे यदि जा रही है तो आज जो जाती हुई दिख रही है उसे सुनिश्चित करने के लिए इंडिया गठबंधन ने अपनी तरफ से क्या तैयारी की। और 200 से ऊपर भाजपा जाएगी तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ की जगह क्या शिवराज सिंह चौहान नेतृत्व करेंगे, क्या नितिन गडकरी नेतृत्व करेंगे, क्या राजनाथ सिंह नेतृत्व करेंगे।
और 200 के नीचे जाती है तो इंडिया गठबंधन का कौन सा नेता 2024 की सत्ता का नेतृत्व करेगा। देखते हैं क्या होता है। लेकिन चलते चलते एक बात कहना जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में हारी है, इंडिया गठबंधन जीत गया है। नीतीश कुमार के चेहरे पर मुस्कान तलाशने वाले लोग मिल जाएंगे, मैं नहीं तलाश रहा, लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस के बिग ब्रदर एटीट्यूड से परेशान लोगों की जो तादाद थी, उस तादाद में अब कमी आएगी। बिग ब्रदर एटीट्यूड भी खत्म होगा। बाकी हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व, इसी चक्कर में फंसकर कांग्रेस का कि ये दुर्दशा हुई है। ये किसी हिंदुत्व के लिए कोई स्पेस अब किसी चुनावी राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सामने फिलहाल दिखाई नहीं देता है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।